नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अभी राजयक्ष्मा का निदान समाप्त कर चुके हैं और अब हम लोग आज कास निदान पढ़ेंगे। तो मेरे लैपटॉप से ज्वाइन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कुछ देर मोबाइल से कनेक्ट होके शुरू कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मैं इससे लैपटॉप से ज्वाइन होके आप लोगों को माधव निदान दिखाऊंगा। तो इसमें हमें कास निदान जो है उसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि खांसी के पेशेंट हमारे पास आते ही आते हैं। तो हमें कास निदान हमेशा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और राज्यक्षमा के बाद कास का जो इन्होंने मतलब यहाँ कास निदान बताया है, इसका एक अलग ही महत्व है। तो इसको हमें समझना ही चाहिए। एक मिनट। मैं अभी रुके, मेरा थोड़ा ये आवाज इको कर रहा है। मैं अभी कास्ट निदान शुरू कर देता हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद लैपटॉप से ज्वाइन होकर मैं दिखाऊंगा ये जो श्लोक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। तो कास्ट निदान में ऐसा बताया है माधव निदान में कि धूमोपघाता रसस्तथैव प्रेम वृक्षान् निषेवणाच्च विमागत्वाचि भोजनस्य वेगापुरोधा शवतोस्तथैव प्राणो युदानुगतः प्रदुष्टः सभिन्नकाशस्त्वन्तुल्य घोषः निरेति वक्त्र सहसा सदोषो मनीष विकास इति प्रतिष्ठः। इसका मतलब यह है कि मतलब कास का निदान बताया गया है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि कास भी यक्ष्मा और शत का एक प्रधान लक्षण है, और थोड़ा सा भी साधारण भी कास की उपेक्षा करने पे क्षय हो जाता है। मतलब पहले किसी को कास होता है तो अगर हमने उसकी उपेक्षा की तो वो जरूर राजयक्ष्मा में चला जाता है। मॉडर्न साइंस भी यही मानता है कि थोड़ा भी उपेक्षा, अब मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि अगर 21 डेज से ज्यादा अगर खांसी रहती है तो वो टीबी की तरफ जाता है। ऐसा मॉडर्न साइंस में मानता है। और आयुर्वेद भी मानता है कि अगर हमने कास की उपेक्षा कर दी, कास पे ध्यान नहीं दिया, तो वह कन्वर्ट होके जरूर क्षय की संप्राप्ति या शोष की संप्राप्ति कर देगा। तो हमें ना इसको हमेशा समझना चाहिए। और हमें ना ये कभी निदानार्थकारी रोग, मतलब क्षय से कास होता है,
नहीं, ऐसा बताया कि प्रतिशय से कास होता है, कास से कासा संजायते शोष, ऐसा होता है कि प्रतिशय से शोष हो सकता है, या मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ये व्याधियां होती है, तो इसको हमें समझना चाहिए। इसीलिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ये इको हो रहा है, मुझे 1 मिनट। डॉक्टर नवीन जोशी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया मुझे होस्ट बना दीजिए। आपको होस्ट बना दिया, कौन सा आईडी पे बनाना है? 2 आईडीज हैं आपके। हाँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। एक आईडी से आप, हाँ हो गया, एक आईडी से लेफ्ट हो जाइए, शेयर हो गया। हाँ। जी शेयर हो गया वैद जी। हाँ हाँ जी। तो इसमें ये श्लोक देखिए, इसमें फिर से मैं श्लोक दिखा के आपको फिर से बताता हूँ। इसमें ऐसे बता रहे हैं, धूमोपघातात रसस तथैव व्यायाम रुक्षान निषेवणाच्च विमार्गत्वाचि भोजनस्य वेगावरोधा शवतोस् तथैव व्यानो ह्युदानुगतः प्रदुष्टः स भिन्न कास्य तुल्य घोषः निरति वक्त्रा सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रतिष्ठः। इसमें इन्होंने हेतु बताया है, वो हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्स भी यक्ष्मा और शत का एक प्रधान लक्षण रहता है, तथा च साधारण भी कास की उपेक्षा करने से क्षय रोग हो जाता है, ऐसा कहा गया है। क्षय उपेक्षिता सर्वे इत्यादि इससे बता रहे हैं, और ऐसा बोल रहे हैं कि अन्योन्य बंदी होने से क्षय के पश्चात कास निदान लिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे से अनुबंधी रहता है, इसलिए क्षय रोग बताने के बाद कास निदान लिखते हैं। फिर अब इन्होंने हेतु बताया, एक एक श्लोक का एक एक शब्द देखेंगे और उसके बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि नाक और मुंह में धुआं चढ़ जाने से धूमोपघाता रसस तथैव, मतलब अगर नाक में मुंह में कोई भी धुआं चढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी दिल्ली में जो जहाँ कचरा डिपो है वहां पे बहुत ज्यादा आग लग गई है, या फिर कहीं पर भी आग लग जाती है और उसका धुआं मतलब अगर चढ़ जाता है मुंह से और नाक से, तो खांसी आने लगती है। घर में भी अगर किचन में छौंक डाला किसी ने और छौंक करते समय अगर वो चढ़ गया नाक पे, तो खांसी आने लगती है। ये कॉमन सेंस की बात है, ऐसा ही होता है। मैं 1 मिनट सब लोग को अनम्यूट करता हूँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वो लोग ही बस अनम्यूट करिए। हाँ। फिर ऐसा बता रहे हैं कि तीव्र अम्ल रस का आमाशय में उछलकर कंठ मुख तक आ जाने से, कुछ लोग क्या है कि ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं और पेट के बल सो जाते हैं, या फिर ऐसे दिन में भी बहुत ज्यादा अम्ल रस अगर बन रहा है, शरीर में अम्लता बढ़ रही है और वो उछलकर कंठ और मुंह तक आ जाता है, जो रिगर्जिटेशन टाइप ऐसा हो जाता है, रिफ्लेक्स आता है, उसकी वजह से भी खांसी आती है। वो जो अन्न है वो पूरा एसिड जो है, हमारा पित्त जो है वो जाके फूड पाइप में जाने लगता है, इसोफेगस में जाने लगता है, ट्रकिया से निकल के नहीं वो ना इसोफेगस से निकल के ट्रकिया में जाने लगता है, तो इससे खांसी आने लगती है। वहाँ बीच में एपिग्लोटिस जो रहता है वह बंद रहता है हर समय ज्यादातर, जब हम सांस लेते हैं तो वो जो इसोफेगस है उसको कवर करके रखता है, लेकिन कभी कभी इतना अम्ल रस चढ़ जाता है कि एपिग्लोटिस से वो आगे क्रॉस करके ट्रकिया में चला जाता है, तो इसके वजह से खांसी आने लगती है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि नाक और मुंह में गर्द गुबार चढ़ जाने से, मतलब थोड़ा सा ऐसे धुआं वगैरह चढ़ जाने की वजह से ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं अत्यधिक व्यायाम करने से, व्यायाम रुक्षान निषेवणाच, व्यायाम बहुत ज्यादा करने की वजह से, रुक्ष पदार्थों का अति सेवन करने से खांसी बहुत ज्यादा आ जाती है। उसमें खाने में घी वगैरह नहीं ले रहे हैं, केवल रुक्ष अन्न का सेवन कर रहे हैं। फिर भोजन का कर्ण जो है, विमार्ग विमार्गत्वाच ही भोजनस्य, जो भोजन का कर्ण है वो अपना नॉर्मल जो अन्न नलिका है इसोफेगस में जाके वो ट्रकिया में चला जाता है, श्वास नलिका में चला जाता है, उसकी वजह से खांसी आती है। फिर मल मूत्रादि वेगों को रोकने से, वेगावरोधात, ये सबसे बेसिक है कि वेगों का अवरोध करने की वजह से, और छींक के वेग को रोकने से, शवतुस तथैव, मतलब वेगावरोध के बाद में शवतु, छींक का वेग को रोकने से, प्राण वायु विकृत होकर उदान से मिलकर वेग से बरबस मुख से टूटे हुए कांस के पात्र के समान शब्द करता हुआ निकलता है। प्राणो हि दानो नुगता प्रदुष्टा सब भिन्न कासत्वा त्वन
तुल्य घोषा, टूटे हुए कांस्य पात्र के समान वह शब्द करता हुआ निकलता है तो उसे कास कहते हैं, कसनात कास। साधारणतः इसका अभिप्राय यह है कि फुफ्फुस कोष्ठों में अथवा श्वास पथ में जो कोई रुकावट आ जाती है तो वहां पे वह कफ से चिपकने से ही तीक्ष्णता से वह निकलता है बहुत ज्यादा जोर से। निरते वक्ता सहसा सदोषो मनुष्य काशी प्रतिष्ठा। जिस भी कारण से श्वास वायु के कार्य में, प्राणवायु के कार्य में उपघात होता है तो उस रुकावट को दूर करने के लिए प्राण और उदान दोनों वायु जोर से दिखाए हुए मुख मार्ग से निकलते हैं, जिससे कि टूटे हुए कांच पात्र के समान शब्द आता है, उसे कास कहते हैं। और प्राकृतिक जो रहती है ना, श्वास पथ में जो भी चीजें आ रही है उसको रुकावट को दूर करने के लिए जोर लगाती है, तब मुख मार्ग से व्यवस्था निकले हुए शब्द को कास या खांसी कहते हैं। यह बेसिक चीज बताती है। और इन्होंने हेतु बता दिए बहुत सारे कि धुआं धूल ये सब जानने की वजह से ये हो जाता है। अब टीकाकार ऐसे बताते हैं कि क्षय रूपे कास पाठक कासोपेक्षया च क्षयोत्पत्तिस्तदनन्तरं कास निदान महा धूमोपघातादि इत्यादि। इसका मतलब यह है कि क्षय के लक्षणों में कास का पाठ आने से, या फिर मतलब क्षय के लक्षणों में कास शब्द ये आए, एक शब्द है कास, एक लक्षण है। और उसी तरह से कास की उपेक्षा करने से क्षय की उत्पत्ति होने के कारण क्षय के बाद कास का निदान कहते हैं। फिर बोल रहे हैं कि धूमेन मुख नासा प्रविष्टोपघातो धूमोपघाता। धूमोपघात ये शब्द है, इसका मतलब क्या बता रहे हैं, अचानक मुख और नाक से धुआं चढ़ जाने से या श्वास का उपघात हो जाने से ये खांसी आ जाती है। फिर बोल रहे रसता इति वातेन ऊर्ध्वम नितादामात रसात रजस इति पाठांतरे मुख नासा प्रविष्ट धूलेरित्यर्थः। इसका मतलब यह है कि वायु द्वारा कंठ तक पहुंचे हुए आम रस से, अगर कभी कभी कच्चा जो आम रस रहता है जो पित्त युक्त रहता है वह अगर कंठ तक या मुंह तक चला जाता है उसके वजह से भी, इसलिए दूसरा शब्द क्या है, धूमोपघातात रसस तथैव। अगर धूम का उपघात हो गया, दूसरा आम रस अगर कंठ और मुख तक चला जाए और वह अगर अपने श्वास नलिकाओं में जाके चला जाए तो उससे खांसी आने लगती है। फिर बोल रहे रजसा, मतलब धूलिया गुड़ गुबार का नाक और मुख में चढ़ जाने से। यहाँ पर हमारे घर से ना 5 किलोमीटर दूर ना क्रश सैंड की फैक्ट्री है, तो वहां अगर कोई भी जाता है ना तो इतना पॉल्यूशन रहता है कि वहां अगर कोई भी इंसान रहेगा ना तो खांसी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि धूल और धुआं मिट्टी ये बहुत ज्यादा वहां पे उड़ता है, तो वहां पर जाने से खांसी आती है। ये सच में प्रैक्टिकली देखने को आता है। इसके बाद में बता रहे हैं कि विमार्गत्वम ही भोजनस्य अति द्रुत व्यवहारा दिना च शब्द समुच्चय ही पादपूर्ण। इसका मतलब यह है कि विमार्गमत्वाचि भोजनस्य, भोजन के विमार्गमन होने की वजह से भोजन का प्राकृत कर्म जो है, वो प्राकृत मार्ग जो है वो मुख से आहार नलिका है, इसोफेगस है, लेकिन कोई अन्न का आहार का कण संयोगवशात श्वास प्रणाली में चला जाता है तब उस आहार कण का विमार्गमन हो जाता है, विरुद्ध मार्ग हो जाता है। इसके वजह से श्वास नलिका जो है उस आहार कण को वेग से बाहर निकालना चाहती है, जिससे जोर से खांसी आती है और हुत्तु या अश्रु उठता है, बहुत जोर से ये खांसी आती है। फिर बोल रहे हैं कि वेगावरोधादेति पुरुषादि तेनि वायुर्ध्वगः स्यात् शवतोस्तथैवेति वेगावरोधादेति संबंधः। इसका मतलब यह है कि मल मूत्र आदि के वेगों को रोकने से जब अपान वायु प्रतिलोमित होकर ऊपर की ओर उठती है तो उसका दबाव फुफ्फुस पर पड़ता है, जैसे श्वास प्रश्वास की प्राकृतिक गति में अंतर आ जाने से या छींक का वेग, शवतु वेग जो है, छींक का वेग का रोकने से प्राण वायु दुष्ट उदान वायु से मिलकर सहसा मूर्ख मार्ग से निकलता है और वह सहसा या व्यवस्था पूर्वक टूटे कांच पात्र के समान शब्द करता हुआ निकलता है। फिर बोल रहे हैं वायुरुदादेन दुष्टेन अनुगत वक्त्रानिरेति स वायु भिन्न कांस्य पात्रत्वात् हत सुना कांस्य प्रतिष्ठा। इसका मतलब यह है कि कांस्य पात्र के समान वह निकलता है। प्राण वायु और उदान वायु ये दोनों दूषित है और उनमें संघर्ष होता है और जोर से ये निकलता है, क्योंकि शरीर जो है, जो विमार्गमन हुए जो दोष है या फिर कुछ भी चीज है उसको प्राकृत करने का कोशिश करती है। उसी तरह से बता रहे हैं कि सदोष सकफ पित्तः वातिक पैत्तिकादि भिन्न इति वा, मतलब यही श्वास और काश जो है इसमें पित्त और वायु भी इन्वॉल्व रहता है, तो ये वातिक काश, पैत्तिक काश, श्लेष्मिक काश, इस तरह से जो दोषों का डोमिनेंस रहेगा उस हिसाब से ये उसके सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। दोष भेद से समान निदान और समान स्थान वाले होने से
हिक्का और श्वास रोग का भी थोड़ा भेद सिद्ध हो जाता है, वो आगे बताएंगे हिक्का और श्वास रोग में क्या हो जाता है। फिर बोल रहे हैं कि इतने समान स्थान निदानाभ्याम हिक्का श्वासाभ्याम भेद न ही तत्र वातप्रतिकादि भेदन विपदेशित गदाधर। गदाधर जो आचार्य हैं जिन्होंने चरक संहिता पे टीका लिखी है, वह बोलते हैं कि कभी भी श्वास और हिक्का जो रहता है ना, वह वातिक पैतिक नहीं रहता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तमक श्वास में पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन हम श्वास और हिक्का को ना नाम वैसा नहीं दिया है कि वातिक हिक्का, पैतिक हिक्का। उसके हिक्का के अलग अलग टाइप है, जैसे अन्नजा हिक्का, यमला हिक्का, और श्वास में महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, ऐसे अलग नाम दिया गया है। कास में अगर देखते हैं तो वातिक पैतिक श्लेष्मिक ऐसे नाम दिए। कसती कास, वायु सिर और कंठ से ऊपर निकल जाता है, और ये कस धातु, कस धातु में गत्यार्थक शब्द है, इससे सिद्ध होता है। तो यहाँ पे गति रहती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट रहता है, और वो भी विकृत रहता है, इसलिए इसको कास शब्द गत्यार्थक कस धातु से सिद्ध होता है। और खांसी जो रहती है, ऐसे बोलते हैं शुष्को व सकफो वापी कसनाथ कास उच्चते। मतलब ये बोल रहे हैं कि चाहे सूखी खांसी या कफ्यू, खांसने से ही उसको खांसी कहते हैं, तो इसलिए खांसी कास, इसको बहुत ज्यादा महत्व है। कसति शिरा कंठादूर्ध्वं गच्छति वायुरिति कासः कसगतो इत्यस्मात् कसनात् कासः इति चरके पाठे कासनम कास इति वा भिन्न सुर कासित शुष्कमेव इति शुश्रुत दर्शनात्। इसका मतलब ये है कि शुश्रुत ऐसा बोलते हैं कि भिन्न स्वर कासित शुष्कमेव, मतलब एक अलग तरह का स्वर होता है, खांसने से आवाज आती है, वह शुष्क रूप में भी हो सकती है। और चरक में बोल रहे हैं शुष्को व सकफो वापी, मतलब सूखी खांसी भी होती है या कफयुक्त खांसी भी रहती है। और सुश्रुत संहिता में केवल शुष्क खांसी उठती है, ऐसे ही उल्लेख पाया जाता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि अधिकांशतया सूखी खांसी आया करती है, कभी कभी कफयुक्त खांसी आती है, ऐसे समझ लेना चाहिए। तो क्या म्यूट रखिए, बोला सर ने म्यूट रखिए, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा। जो भी जानबूझ के ऐसे डिस्टर्ब करेंगे मैं बाहर कर दूंगा। अभी जो लोग बोलना चाहते हैं खांसी पे, कास पे, वो लोग अपना अपना अनुभव बता सकते हैं। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप कुछ बोलेंगी खांसी के बारे में, कास के बारे में? प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए सर मतलब जो भी आपने लक्षण बताए हैं सर, उस तरीके से के सर अलग अलग कारणवश जरूर मिलते हैं सर। कुछ कुछ पेशेंट्स में देखा है सर कि टीबी के बाद मतलब ये परसिस्ट ही करता रहता है हमेशा। एक पेशेंट था सर, उसको पहले हिस्ट्री थी टीबी की सर, उसमें ऐसा देखा था आफ्टर 6 years भी मतलब उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, बट उसके बाद भी वो हिस्ट्री दे रहा था कि मुझको 6 साल से वो खत्म ही नहीं हुआ है, मतलब ऑन एंड ऑफ वो मुझे कास्ट होती ही रहती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था। और सर कभी कभी ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो जिनको एटमॉस्फेरिक मतलब किसी ना किसी चीज का धुआं, मतलब या तो प्रोफेशनल उनका प्रोफेशन ऐसा होता है, उसके कारण उनको ये होता है कि जहाँ पे धुएं का काम होता है, जहाँ की फैक्ट्री होती है, जैसे पावर प्लांट्स वगैरह हैं या और दूसरे भी होते हैं, तो जहाँ पे ऐसे धुआं हमेशा ही उड़ता रहता है, वहां पे इनको ये हमेशा एक एलर्जिक खांसी, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया हमेशा सूखी, तो एक एलर्जी की तरह हमेशा खांसी आती रहती है वहां पे, तो यहाँ पे कफ नहीं होता है। तो ऐसी जगह, और कई पेशेंट्स में सर ऐसा भी मिलता है कि किसी ना किसी कंडीशन की वजह से, किसी पर्टिकुलर स्मेल की वजह से, या किसी पोलन वगैरह से पेशेंट बताते हैं कि जब भी हम डस्ट में जाते हैं तब हमको खांसी आ जाती है, या कोई हम पर्टिकुलर स्मेल ऐसे कर लेते हैं तब हमको जैसे परफ्यूम है या किसी है, तब भी एक एलर्जिक रूप में खांसी आ जाती है। तो सर यहाँ पे जिस तरीके से लक्षण बताए गए हैं, वैसे कहीं ना कहीं सर पेशेंट्स में हमको जरूर मिलते हैं। जी सर। जी। डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास खांसी के पेशेंट आते हैं तो आपने हेतु निकाला है क्या? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। जी सर, बहुत ही कॉमन चीज है ये, और आपने जैसे बताया वैसे ही हेतु मिलता है सर। मतलब अभी मैंने लास्ट 1 महीने पहले ही एक पेशेंट को ट्रीट किया था सर। उसको मतलब सूखी खांसी थी एकदम, तो उसमें हेतु बहुत बहुत मिले थे सर, जैसे कि वायु वृद्धि के हेतु मिले थे। तो उसको 1 महीने में पूरा मतलब 3 साल से जो खांसी थी वो पूरी 100% क्योर हो गई। एक जो पेशेंट मिली थी बहुत ज्यादा मतलब मैराथन वगैरह दौड़ती थी, उसमें खांसी मिली थी सर, तो वो भी काफी हद तक ठीक हो गई।
जो धुएं का बोल रहे थे ना सर, तो वो हम अगरबत्ती भी अगर घर में जलाते हैं तो बहुत लोगों को वो अगरबत्ती का स्मेल जो होता है उससे भी खांसी आती है। और बहुत बार ऐसे भी देखती हूँ कि बहुत गरिष्ठ भोजन किया है, ठंडी चीजें खाई है, आइसक्रीम वगैरह खाया है, कोल्ड ड्रिंक लिया है, तो इसमें भी ऐसे दूसरे दिन कोई तकलीफ होती है गले में, पहले थोड़ा सा एक तो दर्द होगा, खिचखिच होगी या फिर निगलने में तकलीफ होगी, और वो पेशेंट आता ही है सर की खांसी लेके। और जो कोविड पीरियड था ना, तो उसमें तो बहुत सारे पेशेंट थे सर, ये फीवर से स्टार्ट होती खांसी में ही हमने देखे है कि कन्वर्ट हुए और उसके बाद तो और संतृप्ति बढ़ी हुई दिखी है। और हम पेशेंट तो देखते हैं सर, स्व अनुभव भी बहुत देखा है कि वो किस वजह से खांसी, हमारे घर में ही बहुत सारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, हमारे बुजुर्ग है, हम लोगों को खुद को भी हमने हर एक ने इसका मतलब अनुभव लिया ही होगा सर कि खांसी आ रही है। बहुत सारे कारण मिलते हैं। तो वेगो का धारण करने वाला भी एक पेशेंट मैंने देखा हुआ है कि खांसी आ रही थी। और जैसे जैसे टीबी वाला पेशेंट तो बहुत बार मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जैसे 1 मंथ का खांसी का हिस्ट्री अगर है तो पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करा लो कि कहीं टीबी है या नहीं है देखने के लिए। ऐसे होता है सर बहुत बार कि ये बहुत ही कॉमन चीज हम देखते ही रहते हैं। और एक पेशेंट अभी फिर से याद आया मुझे कि जिसको मैंने 3 साल या 4 साल पहले ट्रीट किया होगा, वो उसको खांसी करते करते मतलब इतना क्रॉनिक हो गया था, वो श्वास में कन्वर्ट हो गया था। तो उसके पीछे एक ही हेतु कि रोज श्रीखंड खा रहा था, तो उसका हेतु मैंने बंद करा दिया। आपके लेक्चर्स जैसे सुनती थी मैं पहले भी यूट्यूब से, तो वो देख देख के ही बहुत बार आपने बहुत अच्छी संप्राप्ति बना मतलब डायग्नोसिस बना दिया है सर। काफी हद तक अभी डायग्नोस करते आ रहा है, और आप अभी भी अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होना बाकी है अभी भी। आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो सर और पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हो। थैंक यू सर। आज आपकी उधर से आवाज नहीं आ रही है अजान की, उसमें पर्दा हो गया क्या? नहीं, मुझे हो गया अभी 6:21 हो रहा है ना, तो हो गया। पवन जी कृपया म्यूट रखिए। पवन जी और सोनी शाह जी कृपया म्यूट रखिए, नहीं तो मुझे वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। डॉक्टर सोनी शाह जी सुन पा रही है क्या? हाँ, कर रहे नहीं तो मुझे वेटिंग रूम में रखना पड़ेगा। कंचन जी आप कुछ बोल नहीं रही हैं, वो बंद किया क्या लाउड स्पीकर? नहीं सर, वो ना एक्चुअली 1 बजता है ना, मतलब 6:01 या 2 मिनट होता है ना, तभी वो अजान का आवाज आता है। अभी नहीं तो इतना आवाज आज हुआ क्या 2 दिन में? उतना वॉल्यूम से आवाज आया क्या? वॉल्यूम उतना ही है? अजान का। हाँ हाँ सर, वो तो अभी कल तो ये था ना, ईद था इनका, कल नहीं था, तो परसों था। परसों था ना, तो परसों भी आवाज था बहुत, और कल भी था सर, क्योंकि यहाँ पे ये तो 2-3 दिन फेस्टिवल मनाते ही है ना, वो सब लोग एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं। मेरी बिल्डिंग में भी एक पेशेंट ये है, कपल है मुस्लिम, नीचे ही है, वो आस्था की फ्रेंड है। कल आस्था आते आते उसको बोली शीर खुरमा नहीं लाया, तो वो घर पे ला के दी सर। अच्छा बहुत अच्छा मतलब टेस्टी रहता है वो सर, शीर खुरमा भी बनाते हैं वो लोग तो। अच्छा ठीक है। और जी किसी सर। को कुछ बताना है खांसी पे, कास पे? कृपया म्यूट रखिए। जो लोग ना अनम्यूट करके प्रणाम सर। अनवांटेड आवाजें सुनाएंगे उनको मैं वेटिंग रूम में रखूंगा। हाँ जी प्रणाम सर। बोलिए सर। सर आप बताने के लिए भी अनम्यूट नहीं करने देते, एक बताने के नहीं लिए आप अनम्यूट। जब आते हैं तो हवा लेके आते हैं, बहुत ज्यादा शोर आती है, बहुत ज्यादा शोर आती कहाँ है। मेरे यहाँ तो बिल्कुल साइलेंट है सर, और कहीं का आता वो। अभी देखिए कोयल मैं बोल तो रही है, कोयल बोल रही है। कोयल कोयल को थोड़ी रोक सकता हूँ सर मैं। ठीक है बोलिए बोलिए। सर हम जैसे छोटे बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं खांसी में। सर छोटे बच्चों का बेसिकली हेतु यही रहता है, जैसे आहार एक उनका प्रॉपर नहीं होता, आहार की वजह से उनका जैसे गले में खराबी हो जाती है और टॉन्सिल हो जाते हैं। एक तो वो खांसी वाले पेशेंट हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। जिन बच्चों को एलर्जी टाइप का रहता है, जैसे कुरकुरे खा लिए, चिप्स खा लिया, या कोई ऐसा तला वाला चीज खा लिया और उसके ऊपर पानी पी लिया, उनका गला इतना सेंसिटिव होता है, वो जाके फिर श्वास नली के अंदर उसको अवरोध पैदा करके कफ बना देता है, और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। और जैसे सर हार्ट में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, जैसे वाल्वुलर हार्ट डिजीज वाले पेशेंट, ये भी ऐसे ही
कफ के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं। और दूसरा सर, जैसे कई बार जिन लोगों को ज्यादा एसिड बनता है और वो एसिड धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वो सीधा श्वास नली के अंदर जाता है, उन लोगों को ऐसे फीचर, कफ रेगुलर रहता ही रहता है और वूपिंग कफ जैसे फीचर उन लोगों को देखने को मिलते हैं। धूल मिट्टी वाला तो सब लोगों ने बता ही दिया। और जिन लोगों जो बहुत ज्यादा, जैसे ऐसे जिन लोगों को पित्त ज्यादा बनता है, अम्ल पित्त ज्यादा बनता है, वो फ्रेनिक नर्व जो होती है ना वो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, उनको हिक्का के साथ ना कास भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम उसको ऐसे पैथिक चिकित्सा करें तो कास की ना भी चिकित्सा करें तो उसमें यही हेतु मिलता है सर। जैसे धूल मिट्टी वाले भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जिन लोगों को कोई चीज अब कई बार खाना खाते हैं या पानी पीते पीते एकदम सीधा श्वास नली के अंदर चला जाता है, उन लोगों को भी कफ बहुत ज्यादा, ये कास बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे एकदम भागते भागते आए और थोड़ा सा आराम से नहीं एकदम कुछ खाने का करते और वो सीधा श्वास नली में चला जाता है। और सर जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बेड रिडन लोग होते हैं, और उनको खाने का मन भी नहीं होता या गले में जिनको निगला नहीं जाता, उन लोगों को जबरदस्ती फूड खिलाते हैं, वो सीधा ही ट्रेकिया में जाता है और उन लोगों को भी सीधा ये निमोनिया भी बन जाता है। और ये ऐसे कास और श्वास जैसे रोग बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बच्चों में जबरदस्ती ठूसने का कोशिश करते हैं तो सीधा ही वो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जिन लोगों को सर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है उन लोगों को भी ड्राई कफ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया, कॉन्स्टिपेशन वालों को भी मिलता है। जी, तो ड्राई अन्न वगैरह लेते हैं सर। हमारे यहाँ पे तो ना सर लोगों को भी पता है, अगर ड्राई चीजें खाएंगे तो बुजुर्ग लोग भी कह देते हैं उसमें घी डाल के पी लो, चाय में घी डाल के पी लो। जैसे वूपिंग का भारी कई बार खांसते खांसते ना चेहरा लाल हो जाता है और जब उनको वॉमिट आ जाता है तब जाकर उनको खांसी का वेग शांत होता है। जी अवैध जी, जी ये जो कांस के इसमें विषय में बताते हैं ना कि विशेष प्रकार के विभिन्न स्थानों पर टकराने से जो खांसी आती है, तो इसमें बाकी तो सारे हेतु बताए हैं कि बहुत सारे सबने बता ही दिए, पर कभी कभी क्या होता है कि गले में कभी पॉलिप हो गया, ये जो उबला होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है अम्ल पित्त की वजह से या किसी भी कारण से। तो मोस्टली क्या होता है कि डॉक्टर्स लंग्स को देखते हैं कि कहाँ है प्रॉब्लम, क्यों आ रही है, और जो प्रॉब्लम होती है वो गले की वजह से आ रही होती है। उसमें पॉलिप को हटाना मतलब उस हटाने से या ओवलाइटिस यानी कि उबला में स्वेलिंग अम्लपित्त के कारण हो तो अम्लपित्त की ट्रीटमेंट करके उसको खत्म करने से इस कास में आराम आता है। दूसरा जो ड्राइनेस की वजह से खांसी आती है, कभी कभी ट्रीटमेंट सब लोग करते रहते हैं कैसे भी और ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है और खांसी बंद नहीं होती है। उस दशा में रात में थोड़ा स्नेह देके और सुबह स्नेहन करके स्वेदन करा के और रोगियों को थोड़े से स्नेह से ही जो है वो उसमें आराम हो जाता है। तो कारण कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि वो कहाँ से कांस आ रही है लंग। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वायु के विभिन्न स्थानों पर टकराने से, और वो टकराना अगर कोई ऐसी चीज है कि कहीं पॉलिप हो गया है या कहीं हमारे गले में जो उबला है वहां पर स्वेलिंग आ गई है, तो उसके डीप रूट जो कॉज है उनको ट्रीट करते हुए तब उस खांस में आराम आता है। बस इतना से ही बताना चाह रही हूँ, बाकी सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं जी। जी, इस पे और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। अंजना मैम और मोनिका मैम, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? आप लोग का कुछ अनुभव शेयर करिए। माधुरी मैम, श्वेता मैम। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। प्रणाम सभी को। सर बाकी तो सब ऐसे कॉमन पेशेंट मिलते ही हैं कई लोगों को, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा सलाइवेशन कई बार हो जाता है अचानक से बात करते करते। जो लोग ज्यादा देर तक बोलते हैं तो वो भी श्वास पथ को कई बार अवरुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से अचानक से ठसका लग जाता है। जैसे लोग पानी पीते टाइम हो जाता है ना कई बार, वैसे ही सलाइवेशन की वजह से भी हो जाता है। जी सर मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना था। एक 4 साल का बच्चा है, उसको बहुत दिनों से ऐसी खांसी आती है। दिन में अगर वो कोई मिठाई विठाई खा ले तो रात को सोते टाइम उसको खांसी आती है, नहीं तो बाकी टाइम नॉर्मल रहता है। मिठाई खाने से आती है?
हाँ, तो उसके ऐसा शरीर उसके में घर वालों ने बताया। कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और मधुर रस तो कफ को बढ़ाता ही है। जी सर, तो क्या करवाना चाहिए इसको? मीठा छोटा बंद बच्चा करा है देना तो। चाहिए, मीठा बंद करा देना चाहिए, और कफ शामक त्रिकटु वगैरह देना चाहिए, पंचकोल त्रिकटु शहद के साथ देना चाहिए, सीतोपलादी चूर्ण, तालिस आदि, कर्पूर आदि चूर्ण। जी सर, हाँ। थैंक यू सर। और डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ जी, नमस्कार साहब, सबको प्रणाम। जी बोलिए बोलिए सर। मेरी बेटी अब तो एनेस्थीसिया की डॉक्टर है। जी। जब वो स्कूल जाने लगी तो बच्चों का बर्थडे होता था तो गिफ्ट मिलते थे बच्चों को। जिसका बर्थडे होता था वो सब बच्चों को गिफ्ट देते थे, तो उसमें उसको चॉकलेट मिलते थे। तो चॉकलेट, उसकी बड़ी बहन उससे 4 साल बड़ी थी, तो वो चॉकलेट सारा खा जाती थी कि बहन मेरी ना खाए, मेरा हिस्सा है मैं ही खाऊं। तो वो उसको खांसी और वीजिंग साउंड्स भी हो जाती थी। अब शुरू में तो हम उसको दवाई दे देते थे, ठीक हो जाती थी, और फिर जब हमने कि बार बार क्यों ऐसे हो रहा है, तो जब हमने उसको कॉज देखा तो ये चॉकलेट खाने के बाद ही होता है उसको। तो हमने उसको एडवाइस किया, बच्ची थी मानते भी नहीं है, पर उसको एडवाइस किया कि ये चॉकलेट जो लाते हो आप, उसका एक टुकड़ा रोज खा लिया करो, पूरा चॉकलेट मत खाओ। वो कहती है नहीं दीदी खा जाएगी, तो मैंने बोल दिया कि दीदी को मना कर देंगे, वो नहीं खाएगी। तो उसने ऐसे ही किया, तो फिर उसकी खांसी सांस सब ठीक रहा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये चॉकलेट वगैरह खाने से भी बच्चों को खांसी सांस की तकलीफ हो जाती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा खाएं या ना खाएं तो और अच्छा है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी काफी कॉमनली देखा जाता है सर कास, जी। कि बहुत मतलब हम लोग सब ये यूजुअली होता है कि कास का पेशेंट आया तो अगर पूरी तरह से हिस्ट्री नहीं लेंगे तो उसको यूजुअली अगर एज अ जनरल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करें तो उठाते काली शादी ये सीतोपलादी ऐसा कुछ देख सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उस पेशेंट को एसिडिटी का इशू है और उसकी वजह से उसको एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से उसको गले में इरिटेशन होकर फिर खांसी आती है बार बार। जी। ये भी सर, ये भी अभी बताया ना, अभी आपने जो पढ़ा था उसमें भी आया था ये जी। कि भोजन का भी मार्गगमन उसकी वजह से। जी। जी सर। और अंजना मैम, आप कुछ बताइए। जी सर, नमस्कार, सुप्रभात सभी लोग को। जी सर, एक्चुअली सर ये तो इतना कहते हैं ना, काश जो है सबसे पहला सिम्टम ही है। मतलब पेशेंट इतनी सुबह मॉर्निंग में ओपीडी में बैठी है तो मैडम अचानक से खांसी आना शुरू हो गई। रात में क्या किया था, कभी तो हम लोग कहते हैं ना कि छत पे सो गए थे, या आइसक्रीम खा लिए थे, या फिर बहुत ठंडा फ्रिज का पानी निकाल के पी लिए थे। तो ये इस समय तो पेशेंट में फिर कॉमन प्रॉब्लम बन के हमारे पास इस तरह के पेशेंट बहुत ही स्पेसिफिक लेके आते हैं। अब हम ये देखते हैं, फिर पूछते हैं कि किस तरह की खांसी होती है, ये सूखी खांसी है या ये इसमें कुछ कफ आ रहा है, या फिर इस तरह से खाने पीने में किस क्या खाया। तो ये नेचुरल सी बात है यहाँ पर भी कि वायु का प्रकोप तो हम मानते ही है कि खांसी है, मतलब है कि जहाँ वायु जो है वो बहुत तेजी से बाहर निकल रही है, मतलब एक प्रेशर से निकल रही है, जिसके कारण जो है वो पेशेंट को कंठ में जो है वो पीड़ा भी होती है और खांसी भी होती है, काश होती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही होती है कि जैसे आजकल अभी हम लोग कोविड एरा में थे, सब लोग अंदर थे, तुरंत आदमी जब बाहर निकला है तो पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी कुछ समय की बात है कि हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, जैसे तो समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग की मॉर्निंग आवर्स की क्लास होती है, 9, 9:30 या 10 AM से हम चले जाते हैं क्लासरूम में। तो कभी कभी हमारे जो 4th क्लास लोग हैं वो क्लासरूम को उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स कोई छुट्टी पे चला जा रहा है, या समटाइम्स जो है उसने बहुत अच्छे से नहीं किया,
तो रूम बड़े होते हैं और बच्चों से भी कहा जाता है, बच्चे बेचारे जितना कर सकते हैं अपनी टेबल चेयर साफ करके बैठते हैं या हम लोग का टेबल चेयर साफ करते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर होता है वो बंद कमरा होता है, जब वो खुलता है तो अब जब आप लगातार एक लेक्चर ले रहे हो आपको 40 से 60 मिनट लगातार बोलना होता है, तो समटाइम्स मेरे को ये पिछले 2-3 बार से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे एकदम कफ शुरू हो जाता है बोलते बोलते। तो जैसे 2 बातें हुई, एक तो एलर्जिक भी हो सकता है क्योंकि वहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा पॉल्यूटेड रहता है, तो और दूसरा जो बात होती है कि वो बोलने से भी लगातार आप बोलोगे तो भी आपको इरिटेशन होना ही होना है। तो यहाँ वायु कुपित हो रही है दोनों कारणों से। तो फिर धीरे धीरे हम लोग बीच में पानी की सिप लेते हैं या थोड़ा कुछ उस तरह से लेते हैं, फिर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रेस्ट करके फिर पढ़ाते हैं। बच्चों को तो पढ़ाना रहता है, बोलना रहता है, लेकिन ये बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स है। मेरा बेटा छोटा था तो उसको तो जैसे कहते हैं ना कि मॉर्निंग रात में गर्म लग रहा है, सोया और मॉर्निंग में उसको शुरू हो गया खांसी। थोड़ा सा वो प्री मैच्योर हुआ था और उसका वेट कम था, जो लेकिन कर इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से हम लोगों ने केयर देनी पड़ी थी। तो अभी भी तो नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 साल तक उसके साथ ये होता था। इसकी जब उसको स्कूल जाने का सुबह समय होता था तो वो शुरू हो जाता था खांसना, और उसको कभी कभी सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो यहाँ मैंने यही देखा है कि वेदर चेंज का भी बहुत असर होता है। जैसे मॉर्निंग में हमने देखा कि रात में हम लोग सो रहे हैं तो अच्छे से जो है ड्राइनेस है, गर्म है, और सुबह आते आते जब कफ काल आता है तो पंखा वगैरह तो थोड़ी सी हवा ठंडी देती है। तो ऐसे भी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि मैडम रात में पंखे के नीचे डायरेक्ट सो गए थे, या एसी में डायरेक्ट सो गए थे, या कूलर के सामने डायरेक्ट सो गए थे। तो काश और श्वास, ये 2 प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमनली होती हैं। तो यहाँ डाइट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, और उसके अलावा हम किस टेम्परेचर को मैनेज कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पे सो रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं गर्मी का सीजन है इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी बाहर से आता है, धूप से आता है और तुरंत आके ठंडा पानी मांगता है क्योंकि उसको प्यास ही इतनी तेज लगती है। कहा जाता है कि नहीं थोड़ा सा रेस्ट करो, 2 मिनट पंखे में बैठो, हवा में बैठो, फिर पानी पियो। लेकिन कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो थोड़ा सा उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो जब अंदर आते हैं तो एसी में तुरंत बैठते हैं तो वो छींकने लगते हैं और खांसने लगते हैं। तो ये एक सिम्टम है खास, लेकिन ये बहुत ही कहते हैं कि कोई भी पैथोलॉजी अगर बॉडी में डेवलप हो रही है, जैसे अभी हमने राजेश में पहले पढ़ा, लेकिन हमारे सर जब हम लोग को पढ़ाते थे तो वो खुद बताते थे उस समय ये पेशेंट भी इस तरह के ही मिलते थे कि अगर लगातार किसी को खांसी रह गई तो फिर वो पेशेंट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में जा सकता है। ये बहुत अच्छा है, मुझे एक सिंड्रोम मतलब बताया था और ये नेचुरल मिलता भी था पेशेंट में। सबसे पहले वो यही कंप्लेन करता था, मैडम मुझे 3 महीने से खांसी है, मुझे 2 महीने से खांसी है, उसके अंदर मेरी सांस फूल रही है और मुझे फीवर हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो अग्नि तो यहाँ भी मंद होती है, कफ तो यहाँ भी कुपित होता है, लेकिन वायु जो है वहाँ थोड़ा सा अंशांश कल्पना के हिसाब से वायु की ज्यादा वो कुपित होता है, और भी वो कफ को लेके अग्नि मंद भी करता है। और उसके पश्चात ये फिर आगे की संप्राप्ति शुरू होती है, प्राण में शोतस तक जाती है। लेकिन मुझे तो आज के माहौल में ऐसा लगता है कि आप कहीं भी निकल जाइए, अगर आप मास्क लगा लिए हैं तब तो आप बहुत सुपर हैं, बहुत बच रहे हैं। अगर आपने मास्क नहीं लगाया और पॉल्यूटेड एरिया में आप निकल गए तो काश आना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जिसको पेशेंट बहुत बहुत ही लाइटली भी लेते हैं। पेशेंट उसको बहुत कंसंट्रेट नहीं होते हैं, लाइटली लेते हैं कि अरे खांसी तो है, ठीक हो जाएगी। तो इस पे भी, क्योंकि ये खांसी ही धीरे धीरे कसनात कासा करके जैसे बोला गया है, और तांबे के टूटे हुए तांबे के बर्तन के समान उस पर चोट करने से, आघात करने से जो आवाज आती है, हम लोग को इसलिए याद आती है संयुक्तियां, क्योंकि माधव निदान के लेक्चर में जब सर लोग पढ़ाते थे हम लोग को तो ये संयुक्तियां हम लोग को से पूछी जाती थी, पढ़ाई जाती थी। तो आप पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जैसे एक बार हम फिर 4th ईयर में पहुंच गए। सोनी मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो लगता है हम लोग फिर से वही क्लास कर रहे हैं 4th ईयर वाला अपना। अच्छा, सोनी मैम आपकी क्लासमेट है? अच्छा, हाँ वही सर, मैम हाँ आपकी। हाँ सोनी मैम, जी सर, जी, थैंक यू सर। सोनी मैम आप थोड़ा बताइए, जब आप पढ़ती थी तो अंजना मैम कैसी थी? उस टाइम पे अंजना मैम कैसी थी, थोड़ा बताइए, हमें जानना है। अंजना बहुत स्मार्ट थी, पढ़ाई बहुत करती थी, बहुत फोकस्ड थी और अच्छी लड़की थी। अच्छी तो अभी भी हैं। हाँ। थैंक यू यार। पर आपके क्लास के वजह से हम
सब लोगों से कनेक्ट हो गए। बहुत 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 धन्यवाद। और अंजना ने ही मेरे को बोला कि आप इसको ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इतने साल से कुछ भी इस प्रैक्टिस में नहीं थी ना। नाउ मैं अब कनेक्ट हो रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा लग रहा हाँ कोई वैल्यू है लाइफ की। अदरवाइज बड़ा बोरियत हो रही थी कि क्या करें कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी इस तरह से आपसे लाभान्वित हो रही हूँ। थैंक यू। अभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो करोड़ों कमाने वाली हैं। ओह थैंक यू थैंक यू। आपका ही सहारा है सब। जी मेरे को तो ऐसा लगता है थैंक यू कभी सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत दिनों बाद आपने आवाज सुनवाई सोनी जी की, बहुत अच्छा लगा। थैंक नहीं, यू। मैं एक्चुअली बोलती नहीं हूँ, मेरे को बड़ी परेशानी होती है, अदरवाइज मैं ज्यादातर नहीं बात करती। नहीं नहीं, बोला करो बीच अंजना बीच की में, आवाज आवाज लो सुन आप के लोग। अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। थैंक यू। पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं दोनों के बारे में। हाँ, मैं तो ये जैसे ना कई लोग ना सारे सलाह करके ना बंक मार लेते हैं। मेरे को लगता है मैम ने कभी भी बंक नहीं मारा होगा, और लोगों ने बंक मार लिया होगा, और मैम ने नहीं कभी बंक मारा होगा नहीं क्लासेज। अंजना ने कभी बंक नहीं मारा। हाँ। अंजना ने कभी बंक नहीं मारा। हाँ डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप सुबह बोलती हैं तो बोल ही दीजिए। अभी शाम को तो आप बोलते ही नहीं है। प्रणाम सर। ऐसा कुछ नहीं है, प्रणाम। सब सभी लोग बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं सर, इसलिए सुनने में बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा नॉलेज गेन होता है सर। जैसे कि कास्ट के बारे में बात चल रही है, अभी तो कास्ट तो सर बहुत ही मतलब कॉमनली आने वाला एक जो है डिजीज आपके है। दिल्ली और वो पूरा एरिया एनसीआर में तो पूरा ये दिवाली के बाद तो कितना धुआं धुआं रहता है, धूल मिट्टी। हाँ सर, पॉल्यूशन के कारण हमेशा ही रहता है। अभी भी लास्ट कुछ दिनों पहले काफी जोर से यहाँ आंधी आया था, उसके बाद भी मतलब जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो कास्ट के केसेस बढ़ ही जाते हैं। तो गले में इरिटेशन होना और प्रतिशाय के साथ कास्ट के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। और सर जो बताया था कि विबंध के संग भी कास्ट बहुत ज्यादा होता है, जहाँ हमें कास्ट का पेशेंट है तो देखना जरूरी है कि उसको वात का अनुलोमन कराया जाए जरूर से। सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो पवन सर ने कहा था, और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर संप्राप्ति देखते हुए ही उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। कास्ट के बहुत तरह के रोगी आते हैं, वातज पित्तज कफज सभी तरह की कास्ट में होता है। और सर जो टेम्परेचर चेंज का मैम ने बताया कि अभी ये मेरी बिटिया को भी हो रहा है इस तरह से कि जब टेम्परेचर, अभी वो चेन्नई गई है तो यहाँ से और वहाँ के एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। तो मॉर्निंग में उठ के लगातार खांसी और उसके बाद उसको प्रतिशाय जैसा रह रहा है। तो वात उसका ये है सर, एक तो वात का भी अनुलोमन नहीं हो रहा प्रॉपर, क्योंकि वहाँ का फूड काफी डिफरेंट है, और उसके अलावा सर वेदर भी चेंज हुआ है। तो दोनों चीजों ने मिलके मैंने अभी त्रिकटु शुरू किया है सर उसका। जी अभी और कुछ तो वहाँ अवेलेबल नहीं था, तो मैं सिरप के फॉर्म में त्रिकटु ही अवेलेबल था, तो वो मैंने शुरू करवाया है। उससे भी उसको रिलीफ मिला है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर और हुआ है आगे उसमें। ना हो इसलिए अश्वगंधा लेहम या कंटकारिया लेहम ऐसे कुछ शुरू कर दीजिएगा। ओके सर, मतलब अभी मैंने सर त्रिकटु का सिर्फ उसको सुबह शाम का 2 डोज बोला है, क्योंकि उसके पास और कुछ अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद अवेलेबल है में ना, साउथ की कितनी कंपनियां तो हाँ सर, अवेलेबल बस वही है कि अभी सर पहुंची 1 महीने पहले है, तो इसलिए अभी उसको शॉप्स का भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैं उसे ये बोलूंगी कि वो इनका कंटकारी अवलेह और या फिर अश्वगंधा अवलेह लेगी तो आगे इसको जो है प्रिकॉशन रहेगा कि नहीं बढ़ेगा। जी सर उसमें ये भी प्रतिशाय में ये मतलब काफी वाटरी डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल जो लगातार छींके आना और वाटरी तो डिस्चार्ज। घी को क्या करना है कि उंगली डिप करके एक अलग पात्र में निकाल के घी को डिप करके और नाक में लगा ले रोज। घी का नस से एक तरह से हो जाएगा ना, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ओके सर। हाँ हाँ सर, घृत का अवेलेबिलिटी तो है उसके पास, घृत तो वो करा सकती है। ओके सर, ये दोनों चीजें मैं उसको बोलती हूँ। और सर बहुत अच्छा आप लोगों का सर सुनने को मिलता है, इसलिए सर शांत रहती हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत बहुत ज्यादा जानकार लोग यहाँ पर हैं। सर उन सबकी सब और आपको पवन सर कैसे लगते हैं? सर सब पवन सर काफी एक्सप्रेसिव हैं, वो सभी कुछ जो है वो बताते हैं और काफी बोलते हैं। सर अच्छा रहे, मतलब आयुष दर्पण में इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सभी लोग, मैम आकांक्षा मैम हैं, सभी लोग मतलब काफी अच्छा बताते हैं और हम लोगों की नॉलेज बहुत बढ़ती है। सर कोई स्पेशल केस होगा तो मैं जरूर बताती हूँ, अभी चल भी रहे हैं कुछ केसेस सर। उसमें कोई अभी वेरिकोज वेन का सर एक ट्रीट किया था, वो बहुत अच्छा ट्रीट हुआ और 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर ही वो पेन बिल्कुल खत्म था पेशेंट का।
और बिल्कुल आपने कंप्लीट। हेतु और संप्राप्ति से बताइए ना वेरिकोज वेन्स में क्या हाँ सर, उसमें सर उनका सबसे बड़ा जो रीजन था वो बहुत लेडी थी 60+ एज की, और उनका जो हेतु था कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक खड़े रहती थी। उनका वेग के धारण का भी था, क्योंकि वो हाउसवाइफ थी, उनको बहुत मतलब वर्किंग काफी ज्यादा इंटेंसली करती थी, तो वेग धारण भी उनका एक इशू था। और नंबर 2 उनका सर उनका जो वजन था वो काफी बढ़ गया था डिलीवरीज के बाद में, तो उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो एक वो भी एक इशू था जो कि नीचे की ओर भार वृद्धि कर रहा था, और लगातार खड़े रहना और वेग का धारण करना, ये दोनों इश्यूज मुझे उनके अंदर दिखे। तो जब वो मेरे पास आए तो उनके पास एक और भी प्रॉब्लम था कि उनका बैकबोन में लंबा स्पॉन्डिलोसिस था, जो कि अभी 1 महीना पहले गिर पड़ी थी वो किसी चक्कर से। तो उनका लोअर जो स्पाइन था वहाँ बहुत ज्यादा दर्द था उन्हें। तो ये 2 प्रॉब्लम लेके वो मेरे पास आई। वेरिकोज के कारण उनको पैरों में दर्द था, और जो चोट लगी और लंबा का उनका प्रॉब्लम था उसके कारण उन्हें बैक में दर्द था। तो सर उनका मैंने वही सबसे ज्यादा वात पे ही ध्यान रखते हुए वात का अनुलोमन करवाया, और सर स्नेहन स्वेदन कटिवस्ती और डिफरेंट अपनी वस्तियों का कॉम्बिनेशन लिया। पहले तो मैंने उनको चीरवाला सहचरादी और मालतैलिक वस्ती के अनुसार से उनको 14 वस्तियों का वो कॉम्बिनेशन दिया। उसके बाद मैंने उन्हें पंचतिक क्षीर वस्ती दी, और उसके बाद सर मैंने उनका नवरा किया। बहुत अच्छा इफेक्ट रहा नवरा का। बला मूल के क्वाथ के साथ मैंने उनका नवरा प्रिपेयर करके और नवरा गिरी किया उनका। तो उनके 4 वीक्स के ट्रीटमेंट में, और सर उनको गंडूश भी दिया। नवरा हाँ, क्या होता है, नवरागिरी क्या सर होता है? नवरा गिरी षष्ठीशाली पिंड श्वेद। अच्छा। सर उसमें नवरा राइस को कुक करते हैं, और बला मैडम मूल का। आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अच्छा, मैं बाहर आने की कोशिश करती हूँ। सर उसमें नवरा जो एक षष्ठीशाली जो हमारा राइस होता है उसको हम कुक करते हैं बला मूल के क्वाथ के साथ, मतलब काढ़ा बना के, और उसके संग सर मिल्क ऐड करके पोटली बनाते हैं, और उसका फिर हम स्नेहन स्वेदन करते हैं। उससे पहले सर महामास ऑयल का भी अभ्यंगम करते हैं, और उसके बाद हम स्वेदन करते हैं। तो उससे जो आपकी जहाँ भी प्रॉब्लम है नसों में और वॉल्स में, वहां पर उनको ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया सर। और 4 वीक्स में कम्प्लीटली बिल्कुल बैक पेन का भी पेशेंट था, और वेरिकोज का, दोनों चीजों में उसको बहुत अच्छा रिलीफ हुआ। और सर उनका 4 kg वेट भी रिड्यूस हुआ। मैम इसमें आपने जलों का या रक्त मोक्षण नहीं किया? हाँ सर, वो 3 बार जलों का लगाई इस बीच में मैंने उनको, 3 बार रक्त मोक्षण भी दिया, क्योंकि वो बहुत कम मतलब वो एक्चुअली वो एक आर्मी ऑफिसर की वो थी सासू माँ, तो वो बाहर से आई हुई थी, तो उनके पास 1 महीने से अधिक का समय नहीं था, तो उन्हें वापस जाना था। वो स्पेशली ट्रीटमेंट कराने के लिए ही मेरे से आई थी नागपुर से, तो वो मैम करा के ओरली क्या दिया मैम? ओरली सर मैम वही है, नित्यानंद रस है, ताप्यादि लौ है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, और मंजिष्ठा है। ये सभी मैंने रक्त प्रसादक जो औषधियां हैं वो दिया था उसमें। वात अनुलोमन के लिए मैंने उनको एरन ब्रश खरीद की दिया था, और जहाँ कहीं पेन था उन्हें तिरोशांग गुल भी दिया कुछ समय तक। इसी तरह से कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशन चलाए। सहचरादि कषायम बहुत अच्छा वर्क करता है, मैंने उनको कंटिन्यूस सहचरादि कषायम दिया 4 वीक्स, और उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, इसलिए क्योंकि उन्होंने ओरल मेडिसिन भी प्रॉपर लिया, और उन्होंने जो भी मैंने मतलब कहा था कि पथ्य पथ्य का आप सेवन सही करेंगे वो भी किया। जब तक पेशेंट प्रॉपर डेडिकेटेड होता है तो ही इफेक्ट बहुत अच्छा आता है हम लोगों को। पाचक भी डाला मैम कोई, जैसे रस पाचक, स्टार्टिंग तो रस रक्त रक्त पाचक से किया ही था मैंने। जब पहले स्टार्ट किया था तो रस और रक्त पाचक ही स्टार्ट किए थे मैंने पाचन के लिए उनके। फर्स्ट 2 वीक्स के बाद मैंने उनको बंद किया, कि मेडिसिन काफी थी, तो इसलिए मैंने फिर चेंज कर करके मेडिसिन दिया था। मैम उसको पेन के अलावा कॉस्मेटिकली भी फर्क पड़ा, जैसे वेन से नीचे चले यस गए? सर, वेरिकोज वेन की जो अपीयरेंस थी जब हमने नवरा किया, तो मतलब वो इतनी प्लीज थी कि उसका पैरों का जो दर्द था वो तो गया ही था, जो अपीयरेंस थी वेरिकोज वेन की वो भी कम हुई थी। उससे वो बहुत ज्यादा उसको मतलब कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ मेरी जो उभरी हुई वेनें हैं वो खत्म हो रही हैं, उनका जो पर्पल कलर है वो खत्म हो रहा है। उसको देख के वो भी उससे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आया। तो सर अपना आयुर्वेद बहुत अच्छा। मैम गंडूस किससे किया? गंडूस हेलो मेरे मैम। पास, हाँ सर, हाँ मैम, गंडूस के लिए मैंने क्षीरबला का हाँ ही प्रयोग किया था। मैंने क्षीरबला ऑयल का ही, सर ने कहा था प्लेन तेल का प्रयोग करें, वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्षीरबला ऑयल का ही गंडूस कराया है। और मैंने गंडूस के लिए उन्हें आगे भी उनको ट्रेन कर दिया है, वो घर पे भी करेंगी उसे।
और मैम रक्त मोक्षण की साइट कौन सी थी? जहाँ पर वेरिकोज या वेन होती है क्यूबाइटल ना, से? उसी साइड से। नहीं, क्यूबाइटल फोसा से नहीं लिया मैंने। मैंने उनके जो पैर में जहाँ जहाँ साइड से जहाँ पर की प्रोमिनेंस ज्यादा था वेन्स का, मैंने उसके सराउंडिंग्स में ही जलोका लगाया था। ओके ठीक मेरे है। पास भी एक था, वो ज्यादा एज की नहीं थी, 24 इयर्स था उसका, जो आफ्टर डिलीवरी हुआ था उसका, और इतना वेन उसका प्रोमिनेंट था। लास्ट वीक आई थी और कल मैंने उसका रक्त मोक्षण किया। रक्त मोक्षण करने के बाद ही तुरंत उसका ना पेन में काफी रिलीव हुआ। अभी 10 डेज का मेडिसिन दिया। कॉस्मेटिकली तो उसको जैसे आपने बताया ये शक्तिशाली, ये मैं उसको ट्रेंड करूंगा इसमें। बाकी तो ऐसे मेडिसिन मैंने दिया। हाँ सर, बिल्कुल सर, वातानुलोमन करवाइए और ये कराइए, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। वेट वो रिड्यूस सारा, वो तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आपने बताया ना, वो सारा कुछ डाला हुआ है। बाकी बस ये शक्तिशाली स्वेद वाला, ये इन स्वेद वाला ये बताऊंगा, वो तो घर पे ही कर सकता है पेशेंट। यस सर। जी ओके सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कास के बारे में। आप लोगों ने ऐसे केस ट्रीट किए होंगे जो खांसी आ रही है और जो ठीक ही नहीं हो रहा था। सर मैं सोचता हूँ मैं ये कास ना स्वतंत्र की बजाय ना परतंत्र व्याधि ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं जिनका वाल्व सिकुड़ गया सर, उनको भी ऐसे बहुत कंटिन्यूस आती है। वो थोड़ा सा ना ध्यान से उसमें प्रॉपर पूरा दिमाग और युक्ति लगानी चाहिए। और कई बार ना निमोथ्रेक्स वाले जो पेशेंट होते हैं ना, हल्का सा निमोथ्रेक्स हो, जिसको टेंशन निमोथ्रेक्स हो अंदर ही अंदर, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलता है ये कास वाला, कफ वाला। बाकी तो ये जो हेतु वाले होते हैं जो बीड़ी वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ये तो आम सी हो गया। और एलर्जिक ब्रेनाइटिस वाले, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वाले जिनको खाने पीने से तुरंत, और एसिडिटी वाले सर, जैसे भी अम्लपित्त वाले जो ना जिनको अम्लोदगार वगैरह आता है, जो रात को सोते सीधा एसिड ट्रेकिया में चला जाता है, वो उनमें पूरा। और रुक्ष आहार वाले, रुक्षता आहार पे पूरा हमने पूरा फोकस करना चाहिए। आहार पे एसिडिटी तो नहीं बन रही है उसका, गले में कोई खराश वगैरह तो नहीं रहती, किसी चीज से उसको एलर्जी ट्रिगर तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा हेतु तो नहीं सेवन कर रहा जिसमें ठंडा पानी ज्यादा पी रहा हो, या कोई चीज किसी को कोई चीज जैसे खाने की वाली भी बहुत सारी चीजें है। कई लोगों को सर ना जैसे सब्जी होती है ना, जैसे अरबी है, बैंगन है, ये बड़ा एलर्जी क्रिएट करते हैं। और इन लोगों में भी कई बार ऐसे गला खराब, खांसी स्टार्ट हो गई, बहुत सारे। और जो रुख वाले, और कई बार जैसे भागते आते तो एकदम पानी पीने की कोशिश करते हैं उन लोगों में। और जो सर तो लोग कई बार ना आदमी बीमार हो जाता है और बेड रिडन हो जाता है, जबरदस्ती ठोसना, वो सीधा ट्रेकिया में खाना, इन चीजों को जैसे उसको प्रॉप अप करके ही खाना खिलाना चाहिए। कई बार लेटे लेटे उसके मुंह में पानी डाल देते हैं। और दूसरा कारण ये भी होता है सर, कई बार अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, कोई हिस्ट्री वगैरह के ना, उसका दांत वगैरह वो जैसे अपशमार में ही लगा लो, कई लोग क्या करते हैं उसके मुंह में चम्मच से सीधा पानी डालेंगे, वो सीधा वो फिर वो भी ऐसे प्रेजेंट करता है। वो जब वो थोड़ा होश में आता है तो वो कफ के साथ ही प्रेजेंटेशन रहती है। मतलब इन छोटी छोटी चीजों का ना हम पूरा ध्यान करेंगे, पूरा हेतु निदान का सारा वो करेंगे ना, बहुत सारे कारण। मतलब कई लोग क्या होते हैं ना, सीधा आता है पेशेंट और सीधा ही वो कफ की चिकित्सा, जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करेंगे ना तब तक हमें चिकित्सा में सफलता मिलती नहीं है। कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कहीं पे क्या दिक्कत है। जैसे सर कैंसर वाले पेशेंट को भी, जो गले में थ्रोट कैंसर वाले पेशेंट रहते हैं उनमें भी अगर हम खाना सॉलिड खाना जाता है, वो सीधा वोमिटिंग भी आता है और वो कास्ट के साथ प्रेजेंट करता है। मतलब छोटी छोटी काफी सारी चीजों में यहाँ इतना आज हमें सीखने को मिलता है। मतलब हर डॉक्टर को अपना पूरा ध्यान रखे और पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करें। कम दवाइयों में कम पैसे में बढ़िया इलाज कर सकते हैं। जी कभी कभी खांसी जो रहता है ना, एक एक साल तक रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो वो 6 में भी चला जाता है और खांसी ठीक ही नहीं होता है। जब मैं BMS कर लिया था ना, तो मैं मुंबई गया था, वहाँ ये जो है महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने गया था। तो जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक लड़की मिली, वो कंटिन्यू खांस रही थी। तो मैंने उसको पूछा तो वो बोले कि हम बॉम्बे में मुंबई में गए थे JJ हॉस्पिटल में दिखाने, हमारा खांसी नहीं ठीक हो रहा है, 1 साल से खांसी है उसको, ऐसे बता रही थी वो। तो ये, और फिर मैंने उसका हेतु निकाला,
तो वो बोले ये आयुर्वेद में ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ, आप क्या खाती है सब, मैंने हेतु निकाला 2002 में। तो उसका पता चला कि वो दही खाती थी, दिन में सोती थी। तो मैंने उसको कहा कि आप खांसी का दवाई ले रही है एलोपैथी का, ठीक है, लेकिन आप ये सब बंद करिए। फिर उसका बहुत दिन के बाद फोन आया कि सच में हमने ये सब बंद किया, तब हमारा खांसी ठीक हो गया। मतलब केवल दवाई खाने से नहीं। और ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है कि हम हेतु और संप्राप्ति पे बात करते हैं। हेतु अगर हमने बंद नहीं किया और हम दवाई पे दवाई खा रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट वगैरह म्यूकोलाइटिक ड्रग्स ले रहे हैं, तो फिर वो खांसी ठीक नहीं होती है। सर वातिक कास ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है, जो रुक्ष आहार का सेवन करते हैं ना, जिनमें वातज कास होता है। और लोग पर उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सारा स्नेहन तो बंद कर देते हैं, तो वो नहीं खाना, घी नहीं खाना, और ये सारी चीजें तो बंद कर देता है। तो उसमें और ड्राई 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 होके ना वो लंबे टाइम तक चलता है। तो वहां पे स्नेहन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अगर आप घी घृत पान ज्यादा करते हो तो तुरंत आपको रिलीफ मिलता है। ये जी मैंने अपने अनुभव से देखा है। जी। और गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ सर, एक पेशेंट था अभी 5-6 महीने पहले सर, तो उसको 20 साल पुरानी खांसी थी सर, एलोपैथ में ट्रीटमेंट ले रहा था। अच्छा, तो सर मैंने उसको मात्र 20 दिन में सही किया सर। आपने क्या क्या दिए थे? सर ड्राई कफ था उसे सर, मैंने सितोप्लादी, टंकड़ भस्म, और सर मैंने बताया था उसे क्या कहते हैं, हल्दी भून के खाएं घी में। और आपका श्वास को उठा रस दिया था क्योंकि सांस भी थोड़ी फूलती थी उसकी। और ये चंद्रामृत रस और कन का आसा थोड़े दिन चलाया सर मैंने। हम्म, और ये सितोप्लादी, टंकड़ भस्म और एलादी बटी चूसनी होती थी सर मैंने। जी। सर सर इससे आपने हेतु क्या निकाला था उनको, हेतु क्या था? अब सर इतना याद नहीं रहा, क्योंकि 5-6 महीने हो गए। तो सर उसका जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, कि डेली नित्य दही सेवन था सर उसका, और दिवस स्वप्न, इस तरह से सर था उसका। क्योंकि एलोपैथ में जब तक खाती थी तब तक वो आराम रहता था, और जैसे ही छोड़ी तुरंत खांसी स्टार्ट उसकी, और जबरदस्त खांसी। जी सर ऐसा भी होता है कहते हैं, जैसे मैंने निगम से एक बार बताया था कि कहते हैं कि ड्राई कप में सिप्टोप्लाजी चूर्ण देते हैं, और जो वेट कप होती है जिसमें बलगम वगैरह आ रहा होता है उसमें ताली सादी चूर्ण देते हैं। ये उनका अनुभव होगा। हाँ हमें सर, ऐसे उन्होंने अपने सिखाया है, लेक्चर में बताया था सर ने। हमें सर ने ऐसे सिखाया, जमदग्नि सर ने, कि जहाँ पर आमाशय का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब दीपन पाचन भी करना है, तो वहां पे ताली शादी अच्छा काम करता है। और केवल ऊपर रहेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेगा, तो सितोपलादी करते हैं। जी ऐसे हमें सर ने बताया, बाकी उनका अपना अनुभव होगा। हाँ, तो सर मैंने उनके उन्होंने जब लेक्चर पिछले साल सुने लॉकडाउन में, उसी के आधार पर फिर मैंने उन्हें दिया था सारे ये क्या कहते हैं सिप्टोप्लाजी वगैरह। अच्छा, जी तो थोड़ा ब्रेक ले ले क्या? डॉक्टर नवीन जोशी सर, आप होस्ट हैं सर, सुन पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, शायद सर सुन नहीं पा रहे हैं। थोड़ा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। मैं ये सेशन एंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सर हैं। जी सर। आप लोग लीव कर दीजिए सब लोग।
वैद जी नमस्कार। जी सर, अभी सेशन एंड करके फिर से ज्वाइन करना है।